आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं कक्षा 8 के लिए मॉडल पेपर। कक्षा 8 के लिए आज से नियमित रूप से हम मॉडल पेपर लेके आएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप नियमित रूप से अपनी क्लास है वो देखते रहें। आज की क्लास में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्रम विनिमय गुणधर्म के लिए उचित विकल्प है। क्रम विनिमय गुणधर्म क्या होता है? यह आपके प्रमेय संख्याओं के अंतर्गत से जो गुणधर्म दे रखे थे, साहचर्य गुणधर्म, क्रम विनिमय गुणधर्म, तत्समक, बंटन गुणधर्म, संवर्त गुणधर्म, उनमें से आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए, क्रम विनिमय गुणधर्म क्या होता है। यहाँ गुणा दे रखा है, संक्रिया हमारी क्या है? गुणा है। संक्रिया का मतलब जोड़ है, बाकी है, गुणा है या भाग है। इन चिन्हों को या इन क्रियाओं को संक्रिया कहते हैं। तो यहाँ गुणा है, तो गुणा के अंतर्गत क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन हो रहा है। कौन से ऑप्शन में हो रहा है? तो क्रम विनिमय गुणधर्म में क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास दो संख्या हैं ए और बी। अगर हम इसका गुणा करें तथा इसके क्रम को बदल दें, क्रम विनिमय का मतलब ही है क्रम को बदलना। तो ए की जगह बी रख दें, बी की जगह ए रख दें, यानी क्रम को पलट दें, तो गुणा करें तो बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। जैसे मैं आपको यह एग्जाम्पल के लिए दिखाऊं कि 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 कितने होते हैं? 6 होते हैं। अगर हम इसको 3 गुणा 2 लिख दें तो कितने होते हैं? तो भी 6 होते हैं। इसका मतलब ये जो है क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन हो रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, ऐसा कौन से ऑप्शन में है? ऐसा हमारे यहाँ दिख रहा है दूसरे ऑप्शन में। देखिए, 2/3 गुणा 5/4, फिर 5/4 गुणा 2/3। पहले ए गुणा बी, फिर बी गुणा ए देख रहे हैं। तो यहाँ कौन से ऑप्शन में राइट, अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है हमारे पास, 2x + 1 = 3 में x का मान क्या है? भाई, इस x का मान क्या है? तो ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं और आप चाहें तो हल करके भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके बताता हूँ, आपको जो उचित लगे उससे आप हल कर लेना। देखिए, पहला तरीका है हम ऑप्शन से करेंगे। मैं जैसे कि ऑप्शन पहला रखता हूँ, पहले ऑप्शन से जो मान है वो x की जगह रखते हैं। तो 2x की जगह मैं 1 रख देता हूँ, प्लस 1 = 3 आते हैं कि नहीं आते? 2 गुणा 1 2, प्लस 1 = 3। 2 और 3 3 होते कि नहीं होते? दोनों पक्ष बराबर आ गए। इसका मतलब इस x का मान 1 ही होता है। अगर आपको दूसरे तरीके से करना है तो कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2x + 1 = 3 है, इसको सरल करेंगे। 2x, ये देखिए x क्या है? चर है, तो ये चर पद हो गया 2x। चर पद एक भाग में और अचर दूसरे भाग में। 3 है दूसरे भाग में, राइट हैंड साइड में। एक को भी इस दूसरे भाग में लेके जाएंगे तो इधर प्लस था तो इधर किसका हो जाएगा? माइनस का। 3 में से 1 गया तो 2, तो 2x = 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा? दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, देखिए यहाँ 2 का भाग देंगे, इधर भी देंगे, 2 से 2 कट गया, 2 में 2 का भाग जाएगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो इस तरह आपका x का मान क्या आ जाएगा? 1 आएगा। तो मैंने दोनों तरीके बताए हैं, जो आपको उचित लगे उससे आप हल कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है हमारे पास, एक चतुर्भुज में विकर्ण होते हैं। तो मैं यहाँ एक चतुर्भुज का एक मॉडल लेके आया हूँ। चतुर्भुज क्या होता है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, चतुर्भुज, जिसमें ऐसी बंद आकृति जिसमें 4 भुजाएं हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं, अगर मैं इसको ए मानूँ, बी और सी और डी, तो ये ABCD एक चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें 4 भुजाएं दी हुई है। तो चतुर्भुज में विकर्ण कितने हैं होते हैं? आप जानते हैं विकर्ण क्या होता है? विकर्ण वो होता है, किसी भी चतुर्भुज में की बात करें तो शीर्ष के, जैसे ये ए शीर्ष है, ए शीर्ष के आसन शीर्षों को छोड़कर, ए शीर्ष के यानी या फिर जो भी शीर्ष है उसके आसन शीर्षों, आसन का मतलब पास वाले शीर्षों को छोड़कर शेष बचे हुए शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। तो यहाँ देखिए, ए के पास वाला बी है, डी है, इनको छोड़ दीजिए, शेष बचा 1 सी। इस तरह से बी के लिए ए और सी पास वाले यानी आसन शीर्ष हैं, इनको छोड़ दीजिए, शेष बचा डी। तो इसमें कितने विकर्ण प्राप्त हो रहे हैं? एक बात प्राप्त हो रहा है AC और दूसरा होता है BD। तो यहाँ कोई भी चतुर्भुज हो उसमें विकर्ण कितने होते हैं? 2 होते हैं।
आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, चौथा प्रश्न, 6400 का वर्गमूल है। यहाँ ये कह रहा है 6400 का वर्गमूल है, ऐसा है, रूट के अंदर है। तो आप जानते हैं वर्गमूल कैसे करते हैं, दो तरीके हैं, भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। तो यहाँ आप है वो सीधा भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, आप जानते हैं 64 को हम 8 गुणा 8 लिख सकते हैं भाई, 8 और 8 का गुणा 64 होता है। और यहाँ 64 गुणा क्या है, 100 है। 100 को हम 10 गुणा 10 लिख सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ एक एक संख्या का दो दो संख्याओं का एक समूह बन रहा है, और हम जानते हैं वर्गमूल में दो दो का जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ 8 हो जाएगा, रूट हटाने पर यहाँ से 8 और यहाँ से 10, 8 गुणा 10 कितने होते हैं, 80 होते हैं। तो इस तरह से 6400 का वर्गमूल कितना आएगा, 80 आएगा। आप चाहे तो अभाज्य गुणनखंड भी कर सकते हैं, और फिर यहाँ भाग देंगे तो ये दो दो के समूह बन जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरह से हमें करना है। तो आप चाहे तो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं। तो देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि भी आपको मैं दिखा देता हूँ। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करना होता है, इस तरह से, उसके बाद में 2 का भाग जा रहा है, क्योंकि इकाई का अंक 0 है, जैसा आपको पता है। यहाँ भागफल लिखेंगे, 6400 में 2 का भाग देंगे तो 3200 बचेंगे। 2 का भाग देंगे तो 1600, 2 का भाग जा रहा है 800 बार, 2 का भाग जा रहा है 400 बार, 2 का भाग जा रहा है 200 बार, 2 का भाग जा रहा है 100 बार, 100 में 2 का भाग जा रहा है 50 बार, और 50 में भी 2 का भाग जा रहा है 25 बार। 25 में 2 का भाग नहीं जाएगा, किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा। यहाँ जो समान गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड, उनके जोड़े बना दो, तो 2 का एक जोड़ा और बन गया ये, और 5 का। तो देखो 1 2 3 4, 4 तो बने 2 के, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 5 का बना 1। इससे प्रत्येक समूह से एक एक अंक बाहर निकाला है, एक अंक लिया है हमने। तो इनका गुणा करते हैं, देखो 2 और 2 का गुणा 4, 4 और 2 का गुणा 8, 8 और 2 का गुणा 16, 16 और 5 का गुणा 80। इस तरह से भी आप है वो हल कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट्स हो तो कमेंट करें। अगला जो प्रश्न है हमारे पास, वह है 5वां प्रश्न, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ये बेलन है, इस तरह से होता है बेलन, जैसे कि हमारे पास घर में ड्रम हो गया, ढोल हो गया, ये सब बेलन के उदाहरण हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यार आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ कि अगर हम बेलन, मान लीजिए कागज़ का है, इसको ऐसे काट देते हैं, तो काटने पर, खोलने पर क्या प्राप्त होगा, एक आयताकार शीट प्राप्त होगी। और ये जो वृत्ताकार भाग दिख रहा है आपको, यही खुल के आपकी आयत की क्या बन जाएगी, लंबाई। और ये वर्त की क्या है, परिधि। वर्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 2πr। माना कि हमारा बेलन की जो ऊंचाई है वो h है, तो ये आयत है, इसकी भी ऊंचाई h होगी। आयत का क्षेत्रफल बेलन के जो वक्र, वक्र का मतलब समतल नहीं है, टेढ़ा वक्र के रूप में है वो, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि वही तो बेलन हमने काटा है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 2πr लंबाई गुणा चौड़ाई h, तो सूत्र आ जाएगा 2πrh। अर्थात बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 2πrh। कौन से ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में है। अगला जो प्रश्न है हमारे पास, छठा, 150 का 10% है, कितना होता है। ऐसा प्रश्न आप कभी गलत नहीं करेंगे, ध्यान रखना है कैसे करना है। 150 का की जगह क्या लिखते हैं हम, गुणा। 10% का मतलब होता है 10/100। जैसे 5% है तो 5% का मतलब होता है 5/100। समझ आ रहा होगा। अब देखो 2 शून्य अंश और हर में काट देंगे, 1 और 15 का गुणा 15, अर्थात 150 का 10% कितना आएगा, 15 आएगा। इस तरह से हल करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सी संख्या बहुपद की घात नहीं हो सकती। आप जानते हैं किसी भी बीजीय व्यंजक, जैसे कि मैंने लिख दिया 2x + 3, ये हमारा एक बीजीय व्यंजक है। तो जिस भी बीजीय व्यंजक की चर की घात पूर्ण संख्या हो या धनात्मक पूर्णांक हो,
या हम कहें कि पूर्ण संख्या हो तो वो क्या होती है, बहुपद कह सकते हैं। अगर उस चर की घात धनात्मक या पूर्ण संख्या नहीं है, ऋणात्मक संख्या है, तो वो बहुपद नहीं होती है। यानी कि सिंपल भाषा में कहूँ तो यहाँ इस x की घात 1/2 नहीं हो सकती, इस x की घात -1 नहीं हो सकती, माइनस में कोई भी संख्या नहीं हो सकती, जबकि इस x की घात 0 हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है घात। तो आप जानते हैं कि बहुपद की घात क्या नहीं हो सकती, माइनस वाली संख्या। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, पहला। अगला प्रश्न है, आपकी घात और घातांक जो नियम दे रखे हैं उससे लिया गया है। हम जानते हैं किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान क्या होता है, 1 होता है। यहाँ दे रखा है 5 की घात 0, 3 की घात 0, 2 की घात 0 और तीनों को जोड़ा है, का मान बताइए। तो यहाँ प्रत्येक की घात 0 है तो प्रत्येक का मान क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे 5 की घात 0 का मान 1, 3 की घात 0 का मान 1, 2 की घात 0 का मान 1 और सबको जोड़ने पर कितना आता है, 3 आता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, सिंपल प्रश्न, किसी भी विद्यार्थी को ये प्रश्न गलत नहीं करना है, बहुत ईजी था। इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आए तो ज़रूर आप है वो राइट करना है इसको। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है हल करने वाला। इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करते हैं, देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि एक समीकरण दे रखा है जिसमें चर है, अचर भी है, भिन्न के रूप में है। तो हमें सबसे पहले इस प्रकार को समीकरण को हल करने के लिए चर एक पक्ष में, अचर दूसरे पक्ष में। तो यहाँ देखिए x/2 है माइनस 1/5 है बराबर x/3 है प्लस 1/4 है। इसको सरल करना है। अब हम क्या करेंगे, x वाले चर के पद एक पक्ष में, अचर पद दूसरे पक्ष में, चिन्ह ध्यान रखें चेंज हो जाता है। तो यहाँ x/2 x/3 लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो क्या होगा, माइनस का x/3 और 1/4 राइट हैंड साइड में ही है, लेकिन ये माइनस का 1/5 है वो राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। अब एलसीएम लेने के बाद में बिनों को कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, आपको पता ही होगा। 2 का भाग देंगे 6 में, 2 का भाग दो 6 में कितनी बार गया, 3 बार। जो भागफल आएगा उसको अंश से गुणा कर दो, 3 और x का गुणा 3x होता है, माइनस है तो माइनस। फिर 3 का भाग दीजिए 6 में 2 बार, 2 और x का गुणा 2x बराबर 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 20 होता है। कैसे ज्ञात करते हैं एलसीएम, आप चाहें तो एक साथ में इसके अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे 2 का भाग जा रहा है 1 बार, फिर 3 का भाग जाएगा 1 और 1, इनका जो गुणा है वो हमारा एलसीएम होगा। इस तरह 4 का भाग देंगे 20 में 5 बार, 5 और 1 का गुणा 5, 5 का भाग देंगे 20 में 4 बार, 4 और 1 का गुणा 4। तो मैं यहाँ इसको लिखता हूँ, 3x में से 2x गया तो 1x बचेगा बट्टा 6 बराबर 4 और 5 कितने हो गए, 9, 9/20। या x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर इस वज्र गुणा करने पर देखो 6 का 9 से गुणा होगा, 6 गुणा 9/20। इसको आप और सरल कर सकते हैं, देखिए 2 से काट सकते हैं, 2 का भाग 6 में 3 बार और 20 में 10 बार। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3 और 9 का गुणा 27/10। 27/10 को हम और सरल नहीं कर सकते किसी भी, जैसे 2 का भाग 10 में जा रहा है लेकिन 27 में नहीं जाएगा, 3 का भाग 27 में जा रहा है लेकिन 10 में नहीं जाएगा। इस तरह से हम 27/10 को और हल नहीं कर सकते। तो हमारा x का मान क्या आ जाएगा, 27/10 प्राप्त होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आया होगा ज़रूर, नहीं तो आप एक बार वापस देख लें। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वह है 10वां, वह भी हल करने से संबंधित है। आपका जो सारा पेपर है वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हमने बनाया है। आपके जो एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए, उसके ब्लूप्रिंट को देखते हुए उसके अनुसार बनाया है। तो यहाँ हल करने वाला है, सब में गुणा करना है। भिन्न दे रखी है, जैसे -3/5, इसका गुणा करना है 4/9 से, फिर 5/3 का गुणा करना है 3/2 से। तो कैसे करते हैं, देखिए सभी भिन्न हैं और इसका गुणा करना है। तो हमें ध्यान रखना है यहाँ अंश और हर समान है तो काट देते हैं। जैसे 3 का भाग 3 में 1 बार कट जाएगा, 5 का 5 से कट जाएगा। अब देखो 2
का 4 में 2 बार भाग जाता है, तो अंश में क्या बचेगा, -3 गुणा 2 बटा हर में क्या बचेगा, केवल 9। अब आप देख रहे हैं 3 का भाग 3 में 1 बार और 9 में 3 बार, तो -1 गुणा 2 बटा 3। इसको और सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 और 2 का गुणा -2 बटा 3, अर्थात इसको हल करने पर क्या प्राप्त होता है, -2 बटा 3 प्राप्त होता है। अगला हमारे पास प्रश्न है 11वां। 1729 को दो घनों के योग के रूप में दो अलग अलग रूप में व्यक्त करो। तो देखो 1729 सबसे छोटी हार्डी संख्या, रामानुजन हार्डी संख्या कहलाती है। आपके परीक्षा में अगर प्रश्न ऐसे आ जाए कि सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या क्या है, तो लिखना है 1729। तो ये सबसे पहले गणितज्ञ रामानुजन ने बताया था कि एक ऐसी संख्या है जिसको हम दो भिन्न भिन्न संख्याओं के घनों के योगफल के रूप में दो अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे लिखते हैं, देखिए 1729 को हम जैसे 10 की घात 3 प्लस 9 की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं। 10 की घात 3 का मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10, 3 बार गुणा में, तो क्या हो जाता है 1000। 9 की घात 3 का मतलब 9 गुणा 9 गुणा 9 कर दीजिए। देखो 9 और 9 का गुणा 81, 81 और 9 का गुणा देखो 9 और 8 और 9 का गुणा 72, तो 729। 1000 और 729 जोड़ने पर क्या हो जाता है 1729। देखिए यहाँ दो भिन्न भिन्न संख्याओं के घनों के योगफल के रूप में व्यक्त कर दिया हमने 1729 को। इस प्रकार एक और तरीका है, 1729 को हम 12 के घन और 1 के घन के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो 12 का घन मतलब 12 गुणा 12 गुणा 12, 12 गुणा 12 144, 144 गुणा 12 आप हल करेंगे तो 1728 प्राप्त होगा। गुणा करना आता है आपको, तो यहाँ 12 का घन का मतलब 12 गुणा 12 गुणा 12, 3 बार करना है, आएगा 1728 प्लस 1 की घात 3 का मतलब 1, जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है 1729। यानी 1729 को हम दो अलग अलग संख्याओं के घनों के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या कहलाती है। याद रखना है प्यारे बच्चों, इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या क्या होती है। अगला जो प्रश्न ले रहे हैं हम, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 840 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 714 रुपये में बेची जाए तो बट्टा और बट्टा प्रतिशत दोनों बताने। अंकित मूल्य क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप गए बाजार और बाजार जाने पर कोई वस्तु खरीदते हैं तो वस्तु पे MRP लिखा होता है, मैक्सिमम प्राइस, यानी दुकानदार उस रेट से ज़्यादा में कभी नहीं बेच सकता है पूरे भारत के अंदर। तो आपने देखा होगा कि वो जो MRP है वो अंकित मूल्य है, उस पर लिखा हुआ है, अंकित किया हुआ है, लेकिन दुकानदार अक्सर है वो हमें उस रेट से कम रेट में हमें कोई सामान उपलब्ध करवाता है। इसका मतलब उसने क्या कर दिया, हमें कम कर दिया, और जो कम किया है रेट है वो बट्टा कहलाता है। क्या कहलाता है, बट्टा कहलाता है। तो यहाँ बट्टा और बट्टा प्रतिशत दोनों ज्ञात करने हैं। कैसे करते हैं, देखिए आप जानते हैं बट्टा का सूत्र क्या होता है। बट्टा का सूत्र होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है जानते हैं, जिस मूल्य पर हमने वस्तु को बेचा। तो दुकानदार कितने रुपए में बेचा है वस्तु को, दुकानदार ने 714 रुपये। तो यहाँ आपके अंकित मूल्य दे रखा है 840 रुपये माइनस विक्रय मूल्य है 714 रुपये। घटाइए 10 या 0 0 में से 4 घटेगा नहीं तो लेंगे उधार। 10 में से 4 गया तो 6, फिर 3 3 में से 1 गया तो 2, 8 में से 7 गया तो 1, यानी आपका जो बट्टा है वो कितना आ रहा है, बट्टा आ रहा है 126 रुपये। अब हमें क्या ज्ञात करना है, बट्टा प्रतिशत। तो बट्टा प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या है बट्टा प्रतिशत का, याद रखना है। बट्टा प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र होता है बट्टा प्रतिशत बराबर कितने रुपए का बट्टा है, जो भी हमारा डिस्काउंट है वो बट्टा अंकित मूल्य इंटू 100, क्योंकि बट्टा हमेशा है वो
यानी डिस्काउंट है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो बट्टा प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, बट्टा अपॉन अंकित मूल्य इंटू 100। तो यहाँ सारे मान रखेंगे, हल करते हैं। देखिए तो हमारा बट्टा प्रतिशत बराबर बट्टा 126 रुपये का अंकित मूल्य 840 इंटू 100, 0 से 0 कट गया। अब देखिए अब हम इसको 2 से काट सकते हैं। 2 का भाग जा रहा है 10 में 5 बार और 84 में जा रहा है 42 बार। क्या आ गया, 126 बटा 42 इंटू 5। 142 का भाग 126 में 3 बार जा रहा है। 3 बार बोलिए, 42 गुणा 3 कर दीजिए, 126 आएगा। 3 गुणा 5 कितने होते हैं, 15। बट्टा है तो पीछे प्रतिशत है, तो ये बट्टा प्रतिशत हमने चिन्ह लगा दिया। यानी दुकानदार है वो अपने मूल्य पर 15% का डिस्काउंट हमें उपलब्ध करवाता है। तो इस प्रकार का प्रश्न हमें ऐसे करना है, आपको याद रखना है ये फॉर्मूले वगैरह। अगला जो प्रश्न है हमारे पास खाली जगह वाला, रिक्त स्थान वाला प्रश्न है। ये सभी विद्यार्थियों के लिए जो ये समझते हैं कि गणित हमारे लिए बहुत ही कठिन है, उनके लिए भी रिक्त स्थान वाले प्रश्न बहुत ही सरल हैं। इनको आप घात और घातांक से लिया हुआ टोटल प्रश्न है और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है, तो आपको इसको बहुत ही अच्छे से देखना है। पहला प्रश्न देखिए, 1 माइक्रोन खाली जगह के बराबर होता है। 1 माइक्रोन होता है वो 10 लाखवें 1 मीटर के 10 लाखवें भाग के बराबर होता है। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, उसको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा एक डायग्राम लेके आया हूँ मैं। देखिए तो यहाँ देखो, यहाँ जैसे 10 की घात 1 ये डेका है, ये आगे मीटर है इकाई, ये डेका सबके मीटर है। मीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, मेगामीटर, गीगामीटर, टेरामीटर, ये बहुत सारे ऐसे मान मीटर को अलग अलग मात्रकों में व्यक्त किया गया। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर, इस तरह से। तो आप जब भी उच्च कक्षाओं में अध्ययन करेंगे तो ये सारे मीटर के मात्रक है वो देखेंगे। मीटर को व्यक्त किया गया है, यानी कि 10 की घात 2, 10 की घात 2 का मतलब होता है 100। 100 को कहेंगे हेक्टोमीटर। 10 मीटर को क्या कहेंगे, डेकामीटर। 10 की घात 3 मतलब होता है 1000। 1000 मीटर को क्या कहेंगे, किलोमीटर। आप जानते हैं एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर को क्या बोलेंगे, 1000 मीटर। मेगामीटर का मतलब होता है 10 की घात 6। गीगामीटर का मतलब होता है 10 की घात 9। टेरामीटर का मतलब होता है 10 की घात 12। इसी तरह माइनस में चलाएं, यानी कि माइनस का मतलब देखो 10 की घात -1 है, इसका मतलब होता है 1/10 की घात 1। घातांक नियम में आपने देखा था कि अगर कोई संख्या a है, a की घात माइनस में n है, तो इसे 1/a की घात -n लिख सकते हैं। तो यहाँ जो जैसे मैं 10 की घात -2 है, तो इसको लिखने के लिए 1/10 की घात +2 लिख सकते हैं। और 1/10 की घात 2 का मतलब होता है 10 गुणा 10 यानी 100। और 1/100 का मतलब होता है 0.01। 2 शून्य है, 2 शून्य के 2 अंक के बाद में दशमलव लगा सकते हैं, दशमलव भिन्न में बदलने पर। तो 0.01 और 0.01 मीटर क्या होता है, बताइए आपको क्या होता है। देखिए यहाँ 10 की घात -1 डेसीमीटर, 10 की घात -2 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में इतने मीटर होते हैं। वैसे आप देखो कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1/100 मीटर होंगे। तो 1 वही तो कहा गया है, 10 की घात -2 1 सेंटीमीटर, 10 की घात -3 मिलीमीटर, 10 की घात -6 माइक्रोमीटर। समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो हमें खाली जगह में क्या लिखना है, 10 की घात, आप इसे 1 गुणा 10 की घात -6 भी लिख सकते हैं, या 1/10 की घात 6 भी ले सकते हैं, या 1/10 की घात 6 का मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 6 बार। और जब 6 बार 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 शून्य आ जाएंगे, 3 4 5 और 6।
और मीटर, इकाई ध्यान रहे। यानी कि एक माइक्रोन में 1 × 10⁻⁶ मीटर होते हैं, जिसे हम 1/10⁶ लिख सकते हैं मीटर में, या जिसे हम 1/10,00,000, देखो इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, तो इसको बोलेंगे 10,00,000। यानी 1 मीटर का 10,00,000वां भाग है वो 1 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। प्यारे बच्चों, समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, मानक रूप में बदलना है। हमें सामान्य रूप दे रखा है, मानक रूप में बदलना है, यानी 10 की घात के रूप में परिवर्तित करना है। तो ये जो दशमलव है वो कहाँ लाना है? ये दशमलव 4 और 5 के बीच लाना है। कितने अंक इधर लाना है? देखिए 1, 2, 3 और 4, तो लिखेंगे 4.5 10⁻⁻⁴। अब कहोगे माइनस कैसे लिखा आपने सर? तो हमें ध्यान रखना है, बस आपको सिंपल समझाने के लिए, अगर दशमलव को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो घात माइनस में चलेगी, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे दशमलव को तो घात प्लस में चला रही है। समझ में आ गया होगा? तो इस तरह से लिखते हैं। अगला जो प्रश्न है, या इसको मैं थोड़ा सा और समझाऊं तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे ये 0.00045 है, तो इसको लिखने के लिए 45, 1 2 3 4 5 5 है ना, 1 2 3 4 5 इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी 1,00,000 के बराबर 45/1,00,000। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 45 × 10⁻5 माइनस के, क्योंकि 10⁻5 हर के अंदर प्लस में है, अंश में जाते ही क्या हो जाएगी? माइनस की। लेकिन हमें पॉइंट कहाँ लगाना है? यहाँ एक अंक और बढ़ाना है, तो यहाँ -4 इस तरह से लिखते हैं। सिंपल आपको याद रखना है कि अगर दशमलव को दाईं तरफ लेके जा रहे हैं 10⁻⁻ माइनस में चलेगी, बाईं तरफ लेके जा रहे हैं 10⁻⁻ प्लस में चलेगी। तो किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज नहीं रखना है, आराम से इस तरह से प्रश्न हल करना है। अगला प्रश्न है, मानक रूप से सामान्य रूप में बदलना है। मानक रूप हमारे पास दे रखा है, यहाँ देखो, यहाँ पॉइंट है, लिखा नहीं है, मिस हो गया। 1.38 × 10⁻⁻⁴ है। इसका सामान्य रूप कैसे बनाएंगे? तो देखिए, यहाँ हमें ये दे रखा है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 1.38 × 10⁻⁻⁴, इसको इस प्रकार लिखें कि 138, 2 अंक के बाद में दशमलव है तो बट्टा में 100 इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/10⁻⁻⁴ है, तो इसे 10⁻⁻ हर के अंदर आ जाएगा, तो 10⁻⁻ प्लस की हो जाएगी 4। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये 100 है, 100 को हम 10⁻2 लिख सकते हैं, तो देखिए 138/10⁻2 × 10⁻4। अब हम जानते हैं कि जब भी 138, यहाँ देखिए आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी, तो 10⁻⁻ क्या हो जाएगी? 4 और 2 जुड़ के 6। अब इसको और सरल करते हैं तो क्या हो जाता है? क्या हो जाएगा? 6 का मतलब क्या है? इसको हम इस तरह से नहीं लिखें तो यहाँ 6 हटा के आप 6 शून्य लगा सकते हैं। 10⁻6 का मतलब 10 × 10 × 10 × 10 × 10 6 बार, तो यहाँ 6 शून्य, 3 4 5 6, 3 शून्य आगे, 3 शून्य 6। तो अब क्या कर सकते हैं इसको? 8 3 1, 3 अंक, 1 2 3, 3 अंक के बाद में दशमलव लगा सकते हैं, क्योंकि इसका भाग दे रहे हैं। तो यहाँ क्या सामान्य रूप आ जाएगा? 0.000138, ये इसका सामान्य रूप होगा। अगला जो प्रश्न है बहुत ही इजी प्रश्न है। देखो 3⁻0, 3⁻0, 3⁻6 प्लस है, तो इसका मान क्या होगा? तो यहाँ आप देख रहे हैं, तो यहाँ गुणा था, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ इसका गुणा, तो गुणा होने पर घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो यहाँ देखिए 3⁻0 + 0 + 6 क्या हो गया? 3⁻6 हो गया।
तो हमारा क्या आंसर आएगा, 3 की घात 6 आएगा इसका जगह में। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वह है, देखिए, हाँ, सत्य और असत्य बताना है। पहला प्रश्न है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6l² होता है। ये घन है, घन के 6 फलक होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं, 12 किनारे होते हैं। तो यहाँ घन का प्रत्येक फलक कैसा है, वर्गाकार है, वर्ग के आकार का है। वर्ग में हम जानते हैं चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। इसका मतलब घन के सभी फलक वर्गाकार और एक जैसे हैं, तो घन की भुजा जैसी होगी सब में समान होगी। जानते ही आप, घन की भुजा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है। तो घन की भुजा मान लेते हैं एल, तो चौड़ाई भी एल होगी, ऊंचाई भी एल होगी, लंबाई भी एल होगी। तो यहाँ एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या हुआ, एल गुणा एल, भुजा गुणा भुजा होता है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, l²। ऐसे ऐसे 6 वर्ग हैं तो 6 से कर दो, तो 6l² होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 6l² होता है, इसका मतलब सही बात है। तो कथन कैसा हुआ, सत्य हो गया। मैं यहाँ सत्य के लिए टिक और असत्य के लिए क्रॉस लगाता हूँ। देखिए, अब 1 लीटर में 10,000 घन सेमी होते हैं। नहीं, ये तो गलत है। यानी घन सेमी का मतलब है, मान लीजिए हमारे पास ऐसा घनाकार डिब्बा है 10 सेमी जिसकी क्या हो, लंबाई हो, लंबाई 10 सेमी, ऊंचाई 10 सेमी, चौड़ाई। अगर ऐसा हमारे पास घन है और इसमें पानी भरते हैं जिसकी लंबाई 10 सेमी है, चौड़ाई भी 10 सेमी है, ऊंचाई भी 10 सेमी है, ऐसे घनाकार डिब्बे में अगर पानी भरें तो वो 1 लीटर आता है। यानी 10 की घात 3 मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी 1000 घन सेमी। ये होता है 1 लीटर बराबर। 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेमी, जिसे सेमी क्यूब लिख सकते हैं। तो 1 लीटर इसके बराबर होता है, न कि 10,000 के बराबर। तो कथन कैसा हो गया, गलत कथन हो गया। अगला जो है बेलन का आयतन। ये बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र नहीं है, ये शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है। ये शंकु है, इसे हम शंकु कहते हैं, इसे हम बेलन कहते हैं, इसे हम घनाभ कहते हैं। तो बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है πr²h। याद रखना, ये तो शंकु का है, तो कथन कैसा हुआ, गलत। अगला है, एक घनाभ में 8 शीर्ष 6 फलक 12 किनारे होते हैं। देख लीजिए, शीर्ष, शीर्ष का मतलब कोने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शीर्ष है। 6 फलक, पृष्ठ 1 2 3 4, सामने वाला 5 और ये 6 फलक हो गए। किनारे, किनारे ये रेखाएं 1 2 3, देख लीजिए 12 किनारे होते हैं। तो कथन कैसा हो गया, सत्य हो गया। तो पहला और चौथा तो सत्य है, दूसरा और तीसरा कैसा है, असत्य है। अगला जो हम प्रश्न लेंगे वो है हमारे पास, मिलान कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, ये प्रश्न किसी भी विद्यार्थी के, चाहे गणित में कमजोर विद्यार्थी हो उसके भी ये गलत नहीं होगा। देखिए, नहीं करना भी है। 2pq गुणा 4pq। देखो, अचर का अचर से और जो समांतर है उनका समांतर से। देखो, 4 और 2 का गुणा 8, p और p का गुणा p², q एक बार है तो q कहाँ है, यहाँ बी ऑप्शन में है, 8p² q। दूसरा है 3x² गुणा 2y। 2 और 3 का गुणा क्या होता है, 6x²y। 6x²y कहाँ है, तीसरे ऑप्शन में। अगला है a + b गुणा 3, यानी प्रत्येक का गुणा होगा। देखो, इसको सरल करने पर क्या आता है, यानी a + b गुणा 3 है, तो 3 का a से भी गुणा होगा b से, तो इसका आ जाएगा 3a + 3b। ऐसा कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। और ये कौन से ऑप्शन में आ जाएगा, पहले ऑप्शन में। प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगला जो प्रश्न हमारे पास देखते हैं। हाँ, आज के लिए इतने ही प्रश्न हम लेके आए हैं। इससे जो पेपर में, जो मॉडल पेपर में आगे के जो बड़े प्रश्न हैं वो अगले की क्लास में लेके आएंगे। तो आज की क्लास कक्षा 8 के विद्यार्थियों कैसी लगी आपको, ज़रूर बताएं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने
विद्यार्थियों, सहपाठियों को शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं।